जो सबको सुविधा हो उसी अनुसार कुछ समय में संशोधन। नहीं तो केवल कल भर के लिए एक बार ट्रायल लेते हैं सुबह में, क्या ट्रायल लेके देखा जाए, उसके बाद आप लोग क्या फीडबैक देते हैं उसके बाद टाइम ये देखा जाएगा। हाँ, क्या भीड़ सुबह में कम होगा? सो के नहीं उठता है सब सुबह? हाँ, खेत उत में जाना होता होगा, खेत कोड़ना होगा, बीज रोपना होगा, कुदाल चलाना होगा। हाँ, सुबह में काम होता है। 9 बजे उठते हैं? 9 बजे सो के ही उठते हैं आप लोग, वाह। अब लोग आलसी द ग्रेट हो गए हैं। चलो आ जाओ ऑनलाइन, सब लोग आ गए। क्या पढ़े थे पिछले दिन? पिछले क्लास में क्या हुआ था? नियंत्रण, और उसमें क्या हुआ था? उसमें कौन सा टॉपिक हो रहा था? फूल बना दिए थे, उसका सब पढ़ लिए थे। वो कौन सा ट्रॉफिज्म था फूल वाला? रसायनुवर्तन यानी कीमोट्रॉफिज्म। ठीक है, उसमें सबसे पहला ट्रॉफिज्म कौन था? फोटोट्रॉफिज्म। फिर क्या था? फोटोट्रॉफिज्म में लाइट के तरफ प्लांट का क्या होता है? मूवमेंट होता है। ठीक है, प्रकाश की दिशा में पौधों की गति क्या कहलाती है? फोटोट्रॉफिज्म। दूसरा क्या था? हाइड्रोट्रॉफिज्म। हाइड्रोट्रॉफिज्म में किधर की ओर होगा गति? जल के धारा की ओर। ठीक है, उसके बाद क्या था? थिग्मोट्रॉफिज्म। हाँ, जियोट्रॉफिज्म। जियोट्रॉफिज्म किस में दिखता है? रूट में दिखाई देता है। उसके बाद थिग्मोट्रॉफिज्म। थिग्मोट्रॉफिज्म छुई मुई के पौधे में। और कीमोट्रॉफिज्म पॉलन ग्रेन का पॉलन ट्यूब के भीतर ट्रांसफर होना है, यही ना? हाँ, किस में? छुई मुई वाला में। हाँ, तो वही छुई मुई वाला था। टर्जी पौधे में जो पत्ता होता है ना, जैसे बेसिकली देखो होता क्या है। हाँ, कोई प्लांट है, तो प्लांट कितने तरह का हो सकता है? 3 तरह का हो सकता है। एक प्लांट का टाइप होता है आपका जिसको कहते हैं हर्ब्स, एक होता है उसको कहते हैं सर्ब्स, और एक जो होता है ट्री। प्लांट 3 तरह का होता है ना, हर्ब्स, सर्ब्स और ट्री। तो इन तीनों में वेस्कुलर बंडल के रूप में क्या पाया जाता है? जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, प्लांट में वेस्कुलर बंडल जो है इसके रूप में पाया जाता है जाइलम, और दूसरा क्या पाया जाता है? फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम किसको कैरी करता है? पानी को। और फ्लोएम किसको कैरी करता है? फूड को, भोजन को करता है। ठीक है, जाइलम जो है वो एराइज्ड कहां से होता है? रूट से। कहां से राइज होता है? रूट से, रूट हेयर से। ठीक है, रूट हेयर। और रूट हेयर जो होता है वो कैसा होता है? पोरस होता है। तो यहां से रूट हेयर से जो टिश्यू एराइज हुआ उसको क्या कहोगे? उसको कहोगे जाइलम। तो जाइलम रूट हेयर से निकला और कहां पहुंचा हुआ रहता है? तो प्लांट में, लीफ में, पौधों के पत्ता में। तो यहां से पानी को ये क्या करता है? कैरी करता है, खींचता है, और पानी को खींच करके कहां पहुंचा देता है? पत्ता में। तो जाइलम कैसा टिश्यू होता है? ये जो टिश्यू निकला जाइलम, ये कैसा है? लिविंग है कि डेड है? भुला गए? जाइलम में हमने लिखवाया था ना, जाइलम कैसा टिश्यू होता है? डेड टिश्यू होता है। नहीं लिखाए थे? लिखाए थे ना, न्यूट्रिशन इन प्लांट टॉपिक खोलो, बोला नहीं, लोल फोड़ देंगे। न्यूट्रिशन इन प्लांट देखो तो। न्यूट्रिशन इन प्लांट में सबसे लास्ट में जाइए, जाइलम और फ्लोएम में 3 3 पॉइंट लिखवाए थे। न्यूट्रिशन इन प्लांट टॉपिक खोलिए, उसमें जाइलम फ्लोएम देखिए। पौधों में पोषण। वो छोड़ो ना, पहला पॉइंट क्या है जाइलम का? जाइलम इज द डेड टिश्यू, नहीं लिखवाया है? है? क्या लिखवाया गया है? जाइलम का पहला पॉइंट क्या है? क्या? जाइलम और फ्लोएम होता है, उसके बारे में नहीं लिखवाए थे? अच्छा, तो जाइलम जो होता है उसके बारे में ये नहीं लिखवाए डेड होता है या लिविंग होता है? बताया भी नहीं थे? कैसे नहीं बताया? तुम लोग भूल गए? अच्छा ठीक है, तो जाइलम कैसा टिश्यू होता है?
डेड, ठीक है। चलो ना, नहीं लिखवाए थे कोई बात नहीं, अभी समझ लो तुरंत। दो दो तीन पॉइंट है, मान लो एक तरफ यहां पर हम लिखे जाइलम और इधर लिख दिया क्या, फ्लोएम। तो जाइलम जो होता है यह कैसा होता है, डेड, और फ्लोएम कैसा होता है, लिविंग। जाइलम कैसा टिश्यू है, डेड टिश्यू, और फ्लोएम कैसा टिश्यू है, लिविंग टिश्यू है। जाइलम किसको कंडक्ट करता है, वाटर को, और फ्लोएम जो होता है किसको कंडक्ट करता है, ग्लूकोज को। ग्लूकोज माने भोजन, फूड। तीसरा पॉइंट हो सकता है कि जाइलम का जो फ्लो होता है, मतलब बहाव जो होता है, यह कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल। जाइलम का बहाव यूनी डायरेक्शनल, और फ्लोएम का जो फ्लो होता है वह कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल। ठीक है, यही तीन बात बताना था। तो जाइलम कैसा होता है, डेड होता है। किसको कैरी करेगा, वाटर और मिनरल्स को, पानी को खींचेगा कहां से, रूट हेयर से, और खींच के कहां पहुंचा देगा, लीफ में पहुंचा देगा। और फ्लोएम क्या करेगा, जाइलम का फ्लो कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल मतलब ये पानी को हमेशा कहां से खींचेगा, फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड। पानी को कहां से खींचेगा, डाउनवर्ड से अपवर्ड। नीचे से कहां पहुंचा देगा, पत्ता में पानी को कैरी करके पहुंचा देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जाइलम जब डेड टिश्यू है, तो डेड है तो पानी को किस तरीके से खींचेगा, जाइलम डेड टिश्यू है ना, जब डेड टिश्यू है तो पानी को यहां से कैसे खींचेगा। तो एक प्रक्रिया होती है, नाम सुना होगा ऑस्मोसिस, नाम सुने हो, ऑस्मोसिस, परासरण, ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जैसे मान लो आपके पास एक कंटेनर है, इसमें 50 लीटर पानी है, एक दूसरा कंटेनर है, इसमें भी 50 लीटर पानी आ सकता है, जगह उतना ही है, लेकिन इसमें पानी कम है, मान लो ले लेते हैं कितना लीटर है, 5 लीटर है। अब कोई कहे कि इसका पानी इसमें डाल दो, तो क्या करोगे, उठा लोगे, 50 लीटर का कंटेनर भारी है, नहीं उठेगा। तो क्या करोगे, कुछ दिमाग लगाओगे, क्या करोगे, पाइप इस तरीके से इस दोनों में लगा दोगे। ठीक है, एक पाइप लगा देंगे तो इसका पानी इसमें जाना शुरू हो जाएगा क्या, नहीं जाएगा। क्या करना पड़ेगा, एक बार प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा। तो इधर से मुंह से एक बार पानी खींच लोगे तो प्रेशर जनरेट हो गया। प्रेशर जनरेट हो गया तो इसका पानी इसमें जाना शुरू हो जाएगा। और कब तक जाते रहेगा, जब तक दोनों का वाटर लेवल बराबर नहीं हो जाता। वाटर लेवल बराबर हो जाएगा, पानी जाना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यही क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां पर बताओ वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाई है कि लो है, पत्ता में लो है, और यहां पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई है। यहां पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, यहां पर वाटर कॉन्सेंट्रेशन लो है। तो यहां पर रूट प्रेशर जनरेट होगा जाइलम में, बोलो। तो जो रूट प्रेशर जनरेट होगा, इसी रूट प्रेशर के कारण पानी खींच के कहाँ पहुंच जाता है, पत्ता में पहुंच जाता है। और जैसे ही आप छुई मुई के पत्ता को स्पर्श करते हैं, तो ये जो रूट प्रेशर है यही टर्जिड प्रेशर है। ठीक है, ये बदल जाता है, ये चेंज हो जाता है, ये डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण जाइलम की पत्तियां क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। और फिर थोड़ा देर अगर उसको छोड़ देते हैं तो पानी का फ्लो वापस पुराने तरीके से हो जाता है, तो प्लांट ठीक हो जाता है फिर से। ठीक है, समझ में आया बात, आ गया ना। तो यही होता है। तो जाइलम में कैसा, जाइलम में ये तीनों पॉइंट याद कर लोगे। डेड टिश्यू है, वाटर को कंडक्ट करता है, इसका बहाव कैसा होगा, हमेशा यूनिडायरेक्शनल। फ्लोएम लिविंग टिश्यू है, तो फ्लोएम कहां से निकलता है, लीफ से। ठीक है, जाइलम कहां से निकला था, रूट हेयर से। फ्लोएम कहां से निकलता है, लीफ से, पत्ता से। और पत्ता से निकलेगा और कहां गया रहे, प्लांट के सारे पार्ट तक गया है। पत्ते में क्या बनता है भोजन के रूप में, ग्लूकोज। तो जो ग्लूकोज पत्ता बनाया, वो ग्लूकोज पत्ते से तो पौधे के सारे शरीर में फैलना है। तो यहां से फ्लोएम उन ग्लूकोज को कैरी करेगा और कैरी करके पौधों के पूरे शरीर में ट्रांसफर कर देगा, पहुंचा देगा। तो फ्लोएम का बहाव पूछा जाए तो क्या कहोगे, बाई डायरेक्शनल, द्विदिशीय, दोनों दिशाओं में करता है, ऊपर से नीचे की ओर भी, नीचे से ऊपर की ओर भी। ठीक है, फ्लोएम हर दिशाओं में भोजन का परिवहन करता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। क्लियर, बस यही था। आगे बढ़ा जाए, आगे लिखा जाए। फूल का प्रजनन अंग कौन सा है, फूल का प्रजनन अंग एंड्रोसियम और गाइनोसियम है, स्त्री केसर और पुंग केसर।
फूल खुद प्रजनन अंग है। परासरण, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पानी जब ट्रांसफर होता है। अब जैसे कभी ऐसा तो नहीं ना होगा कि 5 लीटर का पानी इसमें है तो इसका पानी इसमें जाने लगे, जाएगा क्या? जैसे मान लो इसमें 5 लीटर पानी है, आप इसमें पाइप लगाए और इधर से रूट प्रेशर, मतलब इधर से प्रेशर जनरेट किया, इस साइड से आपने उस पानी को खींचा अपनी तरफ, इसका पानी इधर से जाएगा क्या 5 लीटर से 50 लीटर में? नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन है, निम्न सांद्रता है, यहाँ क्या है, उच्च सांद्रता है। तो कभी भी पानी का ट्रांसफर कैसे होता है, उच्च से निम्न की ओर, हाई टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, उसी को कहते हैं ऑस्मोसिस, परासरण। लिख लिए? चलिए अगला हेडिंग बनाइएगा, फाइटो हार्मोन्स, पादप हार्मोन। पादप हार्मोन, पादप हार्मोन, पादप हार्मोन हो गया। फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं या पादप हार्मोन भी कह सकते हैं। इसमें लिखिएगा हार्मोन शब्द, लिखिएगा इसमें हार्मोन शब्द हार्मोनिया से बना है, जिसका मतलब वृद्धि हेतु, जिसका मतलब वृद्धि हेतु प्रेरित करना है, जिसका मतलब वृद्धि हेतु प्रेरित करना है। ठीक है, हार्मोन शब्द क्यों, कौन से शब्द से बना है, हार्मोनिया, और हार्मोनिया का मतलब क्या होता है, वृद्धि हेतु प्रेरित करना, मतलब स्टिमुलेट फॉर ग्रोथ। ठीक है, क्या होता है, स्टिमुलेट फॉर ग्रोथ। हार्मोन शब्द क्वाइंड फ्रॉम वर्ड हार्मोनिया विच मीन्स स्टिमुलेट फॉर ग्रोथ। ठीक है, अब मेनली प्लांट हार्मोन कौन कौन से हैं, तो पहला हार्मोन लिखिएगा ऑक्सीन, पहला हार्मोन लिखिएगा ऑक्सीन, इसमें लिखिएगा यह वृद्धि वर्धक, यह वृद्धि वर्धक हार्मोन है जो पौधे के शीर्ष भाग पर पाया जाता है। इट इज ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन, इट इज ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन फाउंड एट द एपिकल रीजन ऑफ, फाउंड एट द एपिकल रीजन ऑफ प्लांट बॉडी, फाउंड एट द एपिकल रीजन ऑफ द प्लांट बॉडी। यह लंबाई बढ़ाने का, यह लंबाई बढ़ाने का कार्य करता है। इट हेल्प्स, इट हेल्प्स प्रमोट द लेंथ ऑफ प्लांट, इट हेल्प्स प्रमोट लेंथ ऑफ द प्लांट, पौधों में क्या काम करेगा, लंबाई बढ़ाने का काम करेगा। दूसरा हार्मोन लिखिएगा जिब्रेलिन, जिब्रेलिन्स, इसमें डैश दे करके लिखिएगा। यह बीज के सुषुप्तावस्था, यह बीज के सुषुप्तावस्था को तोड़ता है। इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन, इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन डोरमेंसी ऑफ सीड, इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन डोरमेंसी ऑफ सीड, ब्रेकिंग डाउन डोरमेंसी ऑफ सीड। तीसरा लिखिएगा साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, इसमें लिखिएगा यह कोशिका विभाजन, यह कोशिका विभाजन का कार्य, कोशिका विभाजन का कार्य करता है। इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, यह कोशिका विभाजन का कार्य करता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन का काम कौन करेगा, साइटोकाइनिन। चौथा हार्मोन लिखिएगा
चौथा एब्सेसिक एसिड, इसको शॉर्ट में ABA कहा जाता है। इसमें लिखिएगा यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। इसके छिड़काव से पत्ते पेड़ से अलग हो जाते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन कॉमा it helps in falling down old leaf. It helps in falling down old leaf from plant body. Falling down old leaves from plant body हो गया। पांचवा लिखिएगा, लिख लिए थे ना। पांचवा लिखिएगा इथाइलिन डैश देकर लिखिएगा यह एकमात्र गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन है। इसका कृत्रिम रूप एसिटिलीन कहलाता है। यह फलों को पकाता है। हिंदी वाले लोग लिखिएगा It is only hormone found in gaseous state. It is the only hormone found in gaseous state. Its artificial form is known as acetylene. Acetylene. Comma, it helps in ripening of fruit. Helps in ripening of fruit. छठा लिख लीजिएगा फ्लोरिसेंस। इसमें लिखिएगा यह बड मतलब कली को फूल में विकसित करने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर। हो गया। चलो, तो प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कितने तरह से होता है? तो दो तरह से। कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में? ट्रॉफिज्म। और अभी क्या हो गया? हार्मोन। तो दो तरीके से प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे 5 ट्रॉफिज्म लिखवाए थे, फोटोट्रॉफिज्म, थिग्मोट्रॉफिज्म, जियोट्रॉफिज्म, हाइड्रोट्रॉफिज्म और कीमोट्रॉफिज्म। ठीक वैसे ही ये 5-6 हार्मोन है जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मदद करेगा। पहला हार्मोन इसमें कौन सा है? ऑक्सिन। ऑक्सिन कहाँ पाया जाएगा? तो देखो, ऑक्सिन को क्या बोला जाता है? तो ऑक्सिन का एक स्पेशल नाम है वृद्धि वर्धक हार्मोन या फिर ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन। किसे कहा जाता है? ऑक्सिन को। ऑक्सिन को क्या कहते हैं? ग्रोथ प्रमोटर, मतलब वृद्धि को बढ़ाने वाला। ये पाया कहां पर जाएगा? तो प्लांट के किस भाग पर पाया जाएगा? शीर्ष भाग, मतलब एपिकल रीजन पर। जैसे मान लो यह पत्ता है, तो पत्ता का ये जो ऊपर वाला नोड है, ये पत्ता का एपिकल पार्ट कहलाएगा। यहां पर कौन सा हार्मोन मिलेगा? ऑक्सिन। ठीक है। या फिर स्टेम है, पौधा में तना है, तो तना का जो सबसे ऊपरी भाग होगा वहां ऑक्सिन मिलेगा।
प्लांट का जो रूट है तो रूट में क्या रहता है, रूट हेयर रहता है, तो रूट हेयर के सबसे टिप पर कौन सा हार्मोन मिलेगा, ऑक्सिन। ठीक है, तो ये सब ऑक्सिन हार्मोन का काम एक ही है, क्या काम है, पौधों में लंबाई को बढ़ाना, पौधों में लेंथ को प्रमोट करने का काम कौन करेगा, ऑक्सिन करेगा। बात आई समझ में। दूसरा हार्मोन इसमें कौन सा है, जिब्रेलिन। क्या है, जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन किस में मदद करेगा, तो ब्रेकिंग डाउन डोरमेंसी ऑफ सीड, यानी बीज के सुसुप्तावस्था को तोड़ने का काम कौन करेगा, जिब्रेलिन। जैसे मान लो यह बीज है, सीड है, तो सीड को कहां डाल दिया जाता है, मिट्टी के भीतर, जर्मिनेट होने के लिए मिट्टी के भीतर डालेंगे। अब सीड का जो बाहर वाला आवरण होता है ना, ये कौन से टिश्यू का बना रहता है, तो एस्केलेरेन काइमा, नाम सुने हो इसका। ठीक है, एस्केलेरेन काइमा का बना हुआ रहता है बीज का बाहर का आवरण। और स्केलेरेन काइमा कैसा टिश्यू है, तो डेड टिश्यू होता है, यह मृत टिश्यू होता है और बहुत ज्यादा हार्ड है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे हार्डेस्ट टिश्यू अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कहोगे, स्केलेरेन काइमा। इसी का बना हुआ है बीज का बाहरी आवरण, आउटर लेयर जो सीड का है वो किसका है, स्केलेरेन काइमा का। नारियल का छिलका किसका बना होता है, स्केलेरेन काइमा का बना रहता है। अखरोट का ऊपर का छिलका किसका बना रहता है, स्केलेरेन काइमा का बना रहता है। बादाम एलमंड वाला जो होता है उसका ऊपर का छिलका क्या है, स्केलेरेन काइमा। अब सोचो बीज के भी बाहर वही स्केलेरेन काइमा है, और मिट्टी में डाल दिया तो स्केलेरेन काइमा जब तक डिकम्पोज नहीं होगा उसमें से प्लांट निकलेगा बाहर, नहीं निकलेगा। तो ये स्केलेरेन काइमा के लेयर को कमजोर करने का काम कौन करता है, जिब्रेलिन। ठीक है, और इसके अंदर से प्लांट को जब जिब्रेलिन का, जब स्केलेरेन काइमा का लेयर टूटेगा तब इसके अंदर से क्या विकसित होगा, पौधा विकसित होगा। तो जब तक बीज में से पौधा नहीं निकला हुआ है और बीज मिट्टी के अंदर पड़ा हुआ है, उसमें से ग्रोइंग नहीं हुआ है प्लांट का, वह अवस्था क्या कहलाती है, सुसुप्तावस्था, डोरमेंसी स्टेज कहलाता है। ठीक है, और इस डोरमेंसी को खत्म करना, इसमें से प्लांट को बाहर निकालना, ये काम कौन करता है, तो यह काम करता है जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन का काम याद रखिएगा क्या, ब्रेकिंग डाउन डोरमेंसी ऑफ सीड, सीड के डोरमेंसी को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, तोड़ेगा, नष्ट करेगा। तीसरा हार्मोन कौन सा है, साइटोकाइनिन। तो नाम से समझ पा रहे हो, साइटो माने सेल, काइनिन माने डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन का काम साइटोकाइनिन। इसके बाद क्या है, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को शॉर्ट में क्या कहते हैं, ABA। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि कौन से हार्मोन के छिड़काव से पत्ते पेड़ से अलग हो जाते हैं, तो क्या याद रखोगे, एब्सिसिक एसिड। इसको पत्ता पर छिड़क दिया जाता है ना, तो प्लांट से लीफ जो होगा वो अपने आप क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो एब्सिसिक एसिड को एक और नाम दिया गया है वृद्धिरोधक हार्मोन, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन कौन है, ऑक्सिन, और ग्रोथ इनहिबिटर कौन है, एब्सिसिक एसिड। मतलब ये ग्रो नहीं होने देता है, ग्रोथ को क्या कर देता है, रोक देता है। ये ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन हो गया, इसके छिड़काव से पत्ते पेड़ से अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। आगे है तीसरा एथिलीन। तो एथिलीन को क्या कहा जाता है, फ्रूट राइपनिंग हार्मोन, मतलब फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन है, एथिलीन। एथिलीन क्या है, तो एथिलीन बेसिकली नेचुरल फॉर्म होता है, ये प्राकृतिक होता है। पेड़ पर जो फल पकता है ना वो किसके कारण से पकता है, एथिलीन के कारण से। लेकिन कच्चा फल तोड़ लो और घर में भी पकाया जाता है, केला को, आम को क्या किया जाता है, तोड़ के घर में पकाते हैं। तो घर में पकाते हैं तो उसको क्या क्या यूज करते हैं, कार्बाइड, कार्बाइड में रखा जाता है। तो कार्बाइड से जो गैस निकलता है वो कौन सा गैस होता है, एसिटिलीन होता है। समझ गए। तो इसी का कृत्रिम रूप, आर्टिफिशियल फॉर्म क्या है, एसिटिलीन है। नेचुरल पूछे पेड़ पर वो फलेगा और पकेगा तो किसके कारण से, एथिलीन। और घरों में कार्बाइड के माध्यम से पकेगा और फलेगा तो एसिटिलीन के माध्यम से होगा। समझ में आ गया। इकलौता हार्मोन जो गैसीय स्टेट में पाया जाता है वो कौन सा है, एथिलीन है। बाद बाकी सब हार्मोन किस स्टेट में पाया जाएगा आपको, नेचुरल। आपका ऑक्सीन हो गया तो ऑक्सीन भी लिक्विड फॉर्म में है, जिब्रेलिन भी लिक्विड, साइटोकाइनिन भी लिक्विड, एब्सिसिक एसिड भी लिक्विड। गैसीय स्टेट में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा है, एथिलीन है और एसिटिलीन है। ठीक है, और लास्ट हार्मोन है इसमें फ्लोरिसेंस। तो ये क्या काम करेगा, बर्ड को, मतलब जो कली होता है उस कली को खिलने में मदद करेगा और फूल में विकसित होने में मदद करता है। ठीक है, तो कौन सा करेगा, फ्लोरिसेंस। याद हो गया 6 हार्मोन। चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन, मानव में नियंत्रण और समन्वय।
चलिए लिख लिए। चलो हो गया। तो ह्यूमन में क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए नर्वस सिस्टम, मतलब तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र किस चीज का बना हुआ है, न्यूरॉन्स का। और न्यूरॉन आपका इस तरीके का दिखाई देता है, इस तरीके के करोड़ों न्यूरॉन हम लोगों के बॉडी में है। अब न्यूरॉन का ये सब जितना लिखा हुआ है सब क्या है, न्यूरॉन्स का पार्ट्स है, ठीक है। इतने टाइप, इतने पार्ट्स में एक न्यूरॉन बटा हुआ होता है। सबसे पहला देखो इसका भाग कौन सा है, न्यूरॉन जो है इसका सबसे पहला भाग कौन सा है, डेंड्राइट्स। पहला भाग इसका कौन सा है, डेंड्राइट्स। दूसरा भाग इसका कौन सा है, साइटोन या सेल बॉडी। उसके बाद आपका साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, फिर ये सब। अब देखो काम ये कैसे करता है। तो हम लोगों के बॉडी में सारे मैसेजेज को बाहर से रिसीव करने का काम कौन करता है, तो हम लोगों का सेंस ऑर्गन, ठीक है। बाहर के किसी भी मैसेज को रिसीव करने का काम कौन करता है, हम लोगों का सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन कितने हैं, तो एक सेंस ऑर्गन है हम लोगों का आंख, आईज। तो आईज को किस नाम से जाना जाता है, फोटो रिसेप्टर। आंख को क्या कहते हैं, फोटो रिसेप्टर। दूसरा एक सेंस ऑर्गन है हम लोगों का ईयर, तो ईयर को कहेंगे क्या, साउंड रिसेप्टर। साउंड रिसेप्टर, ये कान को कहेंगे। तीसरा हो गया क्या, नोज। नोज को क्या कहा जाता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ये किसको कहेंगे, नोज को। चौथा हो गया क्या हम लोगों का, टंग, जीभ। जीभ को क्या बोला जाता है, टेस्ट रिसेप्टर। टेस्ट रिसेप्टर जीभ को बोला जाता है। और पांचवा क्या है, त्वचा, स्किन। स्किन को क्या बोला जाता है, थर्मो रिसेप्टर। यह किसे बोला जाता है, स्किन का। पांच हम लोगों के पास क्या है, सेंस ऑर्गन है। पांचों सेंस ऑर्गन यदि नहीं रहे, ये पांचों सेंस ऑर्गन यदि नहीं रहे तो बाहर का कोई भी मैसेज हम लोग का बॉडी रिसीव नहीं कर सकता है। यानी बाहर के एटमॉस्फेयर से, इन्वायरमेंट से हम लोगों के बॉडी को कनेक्ट करके कौन रखा है, सेंसरी ऑर्गन रखा है। अब ये जो सेंस ऑर्गन है ये बाहर से किसी भी सूचनाओं को लेता है और उन सूचनाओं को ले करके किसको दे देता है, डेंड्राइट्स को दे देता है। पहले लिख लो फिर समझ में आएगा। हो गया, लिख लिए। तो ये बाहर से क्या करेगा, सब मैसेज को रिसीव करेगा और रिसीव करके सेल के न्यूरॉन के किस भाग को देगा, डेंड्राइट्स को। डेंड्राइट्स उन सारे मैसेज को लेकर के किसे दे देगा, साइटोन को। किसे देगा, साइटोन। साइटोन उस मैसेज को किसे भेज देगा, न्यूक्लियस को। और न्यूक्लियस उन सारे मैसेज को कन्वर्ट कर देगा किस में, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में। किस में बदल देगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में। ध्यान से समझिएगा, आंख किसी मैसेज को देखा
देख करके किसको दे दिया? डेंड्राइट्स को। डेंड्राइट्स किसे दे दिया? साइटोन को। साइटोन किसे दे दिया? न्यूक्लियस को। और न्यूक्लियस उस मैसेज को किस में बदल दिया? इलेक्ट्रिकल इंपल्स यानी विद्युतीय आवेग के रूप में बदल दिया। और फिर वह विद्युतीय आवेग जो है वो इस एक्सॉन के थ्रू आगे बढ़ेगा। विद्युतीय आवेग जो बदला वो इस एक्सॉन के थ्रू क्या होगा? आगे बढ़ेगा। और आगे बढ़ करके ये कहां खत्म हो गया? एक्सोनल इंड, मतलब एक्सोनल इंड पर एगो न्यूरॉन तो खत्म हो गया। तो जहां एक न्यूरॉन खत्म हुआ, ठीक यहीं से एक दूसरा न्यूरॉन जो होता है वो क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। एक न्यूरॉन जहां खत्म हुआ, दूसरा न्यूरॉन वहां से स्टार्ट हो गया। तो क्या याद रखोगे? एक न्यूरॉन का एक्सोनल एंड और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो इसका ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स किस में आ गया? इस न्यूरॉन में आ गया। फिर ये न्यूरॉन जहां खत्म होगा, फिर तीसरा न्यूरॉन, यानी शरीर के सारे न्यूरॉन में वो मैसेज क्या हो जाएगा? घूम जाएगा। और जहां पर सभी न्यूरॉन खत्म होंगे वहां से क्या शुरू हो जाता है? स्पाइनल कॉर्ड। क्या शुरू होगा? स्पाइनल कॉर्ड। और फिर स्पाइनल कॉर्ड जहां खत्म होगा वहां क्या शुरू हो जाएगा? ब्रेन। अब जैसे नॉर्मली समझो, जैसे मान लो हम यहां पर स्किन पर पिन चुभ हो रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, इस समय स्किन हम लोग का क्या है? रिसेप्टर है। स्किन उस मैसेज को किसको दे दिया? डेंड्राइट्स को। डेंड्राइट्स किसे दिया? साइटोन किसे दिया? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस उसको किस में बदल दिया? इलेक्ट्रिकल इंपल्स। फिर किससे पास होगा? एक्सॉन से पास होते हुए शरीर के सारे न्यूरॉन में घूम गया। किसके थ्रू? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन ऐसे करके घूम गया। और फिर वो कहां गया मैसेज? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कहां ले गया? ब्रेन। अब ब्रेन क्या करेगा? डिसीजन देगा। ब्रेन क्या करेगा? डिसीजन देगा कि हाथ हटा लो। अब ब्रेन का वो डिसीजन कहां पर आएगा? जिधर से गया था वैसे ही मैसेज रिटर्न होगा। ब्रेन का डिसीजन कहां आएगा? हाथ पे आएगा। मारेंगे एक चटाना। स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन का डिसीजन स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से फिर कहां आएगा? न्यूरॉन। और न्यूरॉन से फिर कहां आएगा? यहां स्किन के पास। फिर यहां पर स्किन को अभी क्या कहेंगे? इफेक्टर। जिस समय काट रहे हैं चींटी, इस समय क्या है? ये रिसेप्टर। और जब ब्रेन का डिसीजन आएगा और हाथ हटा लेंगे तो क्या बन गया? ये इफेक्टर बन गया। तो इसी तरीके से शरीर के अंदर मैसेज क्या होता है? घूमता है, ट्रांसफर होता है। बात आया समझ में? तो न्यूरॉन ऐसे ही काम करता है। अब जैसे एक बार में ये पांचों कोई मैसेज को दे दिया, किसको? न्यूरॉन को दे दिया। मान लो संडे का दिन है, आप घर में बैठ करके मूवी देख रहे हैं, ठीक है, सिनेमा देख रहे हैं। तो ये मूवी कौन देख रहा है? आपका आईज, तो आंख फिल्म बैठ करके देख रहा है। दूसरा क्या है? ईयर। तो ईयर को कोई मैसेज दे देते हैं। मान लो बहुत देर से मूवी देख रहे हो तो बाबूजी बुला रहे हैं खिसिया करके कि जल्दी से आ जाओ, तो उनको अब मैसेज हो गया। तीसरा किसका मैसेज? नोज का। तो संडे का दिन है तो घर में पकौड़ा बन रहा है, तो पकौड़ा का सुगंध आपके नाकों तक आ रहा है, समझ गए? तो तीसरा मैसेज इसका हो गया। जीभ को कोई मैसेज दे दो। अब भाई पकौड़ा कहां से? अभी तो सूंघ रहा है, अभी बन ही रहा है, प्लेट में आया नहीं है। तो मान लो चिप्स खा रहा है बैठ के, ठीक है, सिनेमा देख रहा है और चिप्स खा रहा है। पांचवा मैसेज क्या है आपका? स्किन का। तो स्किन को कोई मैसेज दे दो। हाथ में क्या लिए हुए है? रिमोट लिए हुए है, ठीक है। ये 5 मैसेज एक बार में आपके किसको मिला? सेंस ऑर्गन को। सेंस ऑर्गन इस पांचों मैसेज को ढकेल दिया किसके पास? डेंड्राइट्स के पास। डेंड्राइट्स किसके पास फेंक दिया? साइटोन किसके पास फेंकेगा? न्यूक्लियस के पास फेंकेगा। अब न्यूक्लियस क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल इंपल्स तैयार करेगा। तो इसमें सबसे ज्यादा इंटेंसिटी जिसकी होगी वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स सबसे अधिक बनेगा। अब जैसे आप बैठ करके चिप्स खा रहे हैं, ठीक है, चाहे, और 12 बज रहा है रात का, 12-1 बज रहा है, घर में खूब बढ़िया हॉरर फिल्म देख रहे हैं, भूतहा मूवी देख रहे हैं, लाइट वाइट ऑफ करके, और चिप्स खा रहे हैं, ठीक है। अब भूतहा मूवी में आप देख रहे हैं कि चुड़ैल उल्टा लटक के चल रही है, समझ रहे हैं, लाइट ऑफ है, एकदम अंधेरा है रूम में, और उसी समय आकर के कोई पीछे से आपके कंधे पर हाथ रखे, तो उस समय इंटेंसिटी चिप्स की अधिक रहेगी, कंधे पर हाथ रखा उसका रहेगा। ऐसा नहीं ना, पहले चिप्स खा लेते हैं तब देखेंगे कि पीछे कौन है, ऐसा होता है क्या? नहीं ना होता है। तो इंटेंसिटी जिसकी ज्यादा तीव्र होगी, इलेक्ट्रिकल इंपल्स वो पहले बनेगा, ठीक है। तो यहां पर इसमें सबसे अधिक इंटेंसिटी किसकी है? ईयर की है, इसी का इंटेंसिटी ज्यादा है। 5-6 बार बुला चुके हैं, नहीं जा रहे हो तो थुरा जाओगे, तो अब जाओगे। इंटेंसिटी सबसे ज्यादा किसका है? ईयर का है। उसके बाद इंटेंसिटी सबसे ज्यादा किसका होगा? अपने अनुसार सजा लो। किचन में झांक के देखते हैं पकौड़ा बना कि नहीं बना, तो किसका जाएगा? नोज का जाएगा। उसके बाद रिमोट हाथ में पकड़े रहो, नहीं तो कोई ले लिया तो सीरियल चला देगा, फिल्म हट जाएगा, तो इसका हो गया। उसके बाद चिप्स का, उसके बाद
मूवी का। क्या कुछ कोई खूब फिल्म का शौकीन होगा, बुला पिटाते रहेगा लेकिन फिल्म देखते रहेगा, तो उसका अलग केस है। ठीक है, तो इसमें जैसे ही इलेक्ट्रिकल इंपल्स तैयार होगा, इंटेंसिटी ये डिसाइड कौन करेगा? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स में सजा देगा और सजा करके इस एक्सॉन के थ्रू आगे बढ़ा देगा। और जब आगे बढ़ेगा तो वही डिसीजन ब्रेन पहले देगा, ठीक है, कि कौन काम आपको पहले करना है। ठीक है, और उसी क्रम में हम लोग काम करते हैं। तो यही है हम लोग का न्यूरॉन, ऐसे ही ये काम करता है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। मानव में तंत्रिका तंत्र के 3 प्रकार हैं। मानव में, अच्छा सिनेप्स नहीं लिखवाए, लिख लीजिए, एक पॉइंट लिख लीजिए, एक पॉइंट लिखिएगा। एक न्यूरॉन की तंत्रिका, एक न्यूरॉन का एक्सोनल एंड, लिखिएगा, एक न्यूरॉन का एक्सोनल एंड, एक न्यूरॉन का एक्सोनल एंड दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स से, एक्सोनल एंड बोर्ड पे लिखा हुआ है AXONAL, एक्सोनल एंड, नीचे देखो, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स से, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स से जुड़ा होता है, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स से जुड़ा होता है। न्यूरॉन का एक्सोनल एंड दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स से जुड़ा होता है, हो गया, जुड़ा होता है, कॉमा, उस भाग को, उस भाग को, उस भाग को सिनेप्स, SYNAPSE, उस भाग को सिनेप्स, सिनेप्स कहते हैं। इंग्लिश वाले लोग लिखिएगा, एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन, एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन ज्वाइंटेड विथ डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन, ज्वाइंटेड विथ डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन कॉल्ड सिनेप्स। एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन ज्वाइंटेड विथ डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन कॉल्ड सिनेप्स। ठीक है, जहां पर ये दोनों जुड़ रहा है ना, देखो सिनेप्स, जहां पर ये दोनों जुड़ रहा है ना, इसी पॉइंट को क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। जहां दो न्यूरॉन एक साथ कनेक्ट हो रहे हैं, उसी बिंदु को क्या कहा जाएगा? सिनेप्स कहा जाएगा। समझ गए? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखे थे? कुछ नहीं लिखे थे, लिखिएगा, मानव में तंत्रिका तंत्र के 3 प्रकार हैं। मानव में तंत्रिका तंत्र के 3 प्रकार हैं। Humans have 3 types of nervous system. Humans have 3 types of nervous system. Humans have 3 types of nervous system. पहला लिखिएगा, पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पहला लिखिएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रैकेट में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, या शॉर्ट में इसको कहते हैं CNS। दूसरा पेरीफेरल, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम या परिधीय तंत्रिका तंत्र, या शॉर्ट में क्या कहेंगे? PNS। और तीसरा होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ये हिंदी में कहेंगे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ANS, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ANS। पारिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम के कितने टाइप? 3, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल और ऑटोनोमस।
पहला हेडिंग बना लेना सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पहला हेडिंग बनाइएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम या शॉर्ट में कहेंगे सीएनएस कहेंगे। इसमें डैश दे करके लिखिएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लिखिएगा इसके दो भाग हैं। इसके दो भाग हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सीएनएस। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सीएनएस। इसके दो भाग हैं। पहला मस्तिष्क। पहला लिखिएगा मस्तिष्क ब्रेन। दूसरा लिखिएगा स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु। स्पाइनल कॉर्ड हिंदी में कहते हैं मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। पहला पार्ट क्या हो गया इसका ब्रेन और दूसरा पार्ट क्या हो गया स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों किस में आएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है। पहला इसमें हेडिंग बनाना ब्रेन। पहला हेडिंग बना लो ब्रेन। ब्रेन ब्रेन इसमें डैश दे करके लिखिएगा यह क्रैनियम नामक 8 हड्डियों के भीतर बंद होता है। इसके अध्ययन को इनसेफोलॉजी कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा ब्रेन तथा क्रैनियम के बीच 3 झिल्लियां होती हैं। इन्हें मेनिनजीज कहते हैं। इनके मध्य सेरिबोस्पाइनल द्रव्य भरा होता है जो बाहरी चोटों से ब्रेन की रक्षा करता है। जो बाहरी चोटों से मस्तिष्क की रक्षा करता है। आगे लिखिएगा मेनिनजीज की तीन झिल्लियां निम्न हैं। पहला ड्यूरामेटर। डैश दे करके लिख लेना आउटर मेम्ब्रेन। दूसरा आर्किनॉइड इनर मेम्ब्रेन। और तीसरा आर्किनॉइड में मिडिल मेम्ब्रेन कर लो। आर्किनॉइड में मिडिल मेम्ब्रेन और पियामेटर में लिख लेना इनर मेम्ब्रेन। उसके बाद लिखिएगा इंटेरोवायरस के
संक्रमण से मेनिंजीज में सूजन आ जाता है। यह रोग मेनिनजाइटिस कहलाता है। एक और पॉइंट लिखना, मानव, ऐसे लिखो, मेल ब्रेन का भार 1400 ग्राम तथा फीमेल्स में यह 1350 ग्राम होता है। लास्ट पॉइंट लिखिएगा, ईईजी इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ यंत्र का उपयोग ब्रेन के परीक्षण में होता है। Three membranes present between brain and cranium. Three membrane present between brain and cranium. Brain and cranium called meninges. Called meninges. Called meninges. And between the meninges. And between the meninges. Between the meninges. Cerebrospinal fluid present. Cerebrospinal fluid present. Cerebrospinal fluid present, which protect brain from outer injuries.
तो समझ लो इसको, क्या लिखे हो। सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि ब्रेन जो होता है वो किसके अंदर बंद है, तो जितने सारे मैमल्स होते हैं, ठीक है, मैमल्स का एक खास निशानी है, मैमल्स माने स्तनधारी जीव, ठीक है, तो मैमल्स का क्या निशानी है कि सारे मैमल्स में उनका जो ब्रेन होता है वो किसके भीतर बंद रहता है, क्रैनियम के भीतर बंद रहता है, ठीक है। क्रैनियम मतलब खोपड़ी मत समझिएगा, खोपड़ी अलग है, स्कल अलग होता है क्या कि बाहर से एक 8 हड्डी का बक्सा है और बीच में छोटा सा ब्रेन है, और ये 8 हड्डी का जो बक्सा है, इसी बक्से को क्या बोला जाता है, क्रैनियम, ठीक है। तो ह्यूमन का ब्रेन किसके भीतर बंद है, क्रैनियम के भीतर बंद है। क्रैनियम में हड्डियों की संख्या 8 हड्डियां हैं, ठीक है, और इसके अध्ययन को यानी ब्रेन के अध्ययन को क्या बोला जाता है, इनसेफोलॉजी, क्या बोलते हैं, इनसेफोलॉजी कहा जाता है। ब्रेन और क्रैनियम के बीच कितनी झिल्लियां हैं, 3 झिल्लियां हैं, किसके किसके बीच, ब्रेन और क्रैनियम, मानी बाहर में क्रैनियम हो गया, बीच में ब्रेन हो गया, इसके बीच में क्या झिल्ली है, टोटल 3, ठीक है। इन्हीं 3 झिल्लियों का नाम क्या हो जाएगा, मेनिनजीज। ये जो तीनों झिल्लियां है ना, इनको सम्मिलित रूप से क्या बोला जाएगा, मेनिनजीज बोला जाएगा। तीनों मेम्ब्रेन का नाम मेनिनजीज, ठीक है। सबका नाम अलग अलग है, जैसे अगर इसको फ्रेश डायग्राम से देखो तो ये मान लो हो गया आपका क्रैनियम, यहां हो गया ब्रेन, और ब्रेन के बाहर कितनी झिल्लियां, 3। सबसे बाहरी जो झिल्ली है इसको क्या कहोगे, ड्यूरामेटर, क्या बोलेंगे, ड्यूरामेटर। बीच वाले को क्या बोलेंगे, आर्किनॉइड, और सबसे भीतर वाले को क्या बोलेंगे, पियामेटर। समझ में आया। और इन तीनों को एक साथ सम्मिलित रूप से क्या बोलेंगे, मेनिनजीज, क्या बोलेंगे, मेनिनजीज बोलेंगे। क्लियर है। और ये जो मेनिनजीज हुआ, इस मेनिनजीज के बीच में एक तरल द्रव्य है, एक लिक्विड फ्लूइड इन तीनों झिल्लियों की, जैसे हार्ट में पढ़े थे ना हम लोग, पेरिकार्डियम के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड था, वैसे इन तीनों झिल्लियों के बीच में एक फ्लूइड है, उस फ्लूइड का क्या नाम है, सेरिबो स्पाइनल, सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड। ये फ्लूइड क्या काम करेगा, तो बाहर से कोई भी चोट ब्रेन तक नहीं पहुंचने देगा, ठीक है। यानी ब्रेन को ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, बचाने का काम करता है। तो ब्रेन को आउटर इंजरी से बचाने का काम किसका है, सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड का है, ठीक है। चलो तो देखो यहां पर ब्रेन, यह क्रैनियम नामक 8 हड्डियों के भीतर बंद है, इसके अध्ययन को इंसेफोलॉजी कहा जाता है। ब्रेन और क्रैनियम के बीच में 3 झिल्लियां हैं, तीनों झिल्लियों को मेनिनजीज कहा जाता है। मेनिनजीज के बीच में सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है, जो बाहरी चोटों से मस्तिष्क की रक्षा करता है। आगे लिखा हुआ है मेनिनजीज की 3 झिल्लियां, बाहरी झिल्ली का नाम बोलो ना जी, ठंडा मुंह में नहीं लग गया है, लू मार दिया होगा। आर्किनॉइड, मिडिल मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन का नाम पियामेटर। अब एक वायरस का नाम लिखा हुआ है इंटेरोवायरस। क्वेश्चन परीक्षा में कई बार आया है कि मेनिनजाइटिस रोग किस वायरस से होता है, तो इंटेरोवायरस से होता है, ठीक है। मेनिनजाइटिस में क्या होता है, तो मेनिनजाइटिस में मेनिनजीज जो है, ये मेनिनजीज, इस मेनिनजीज में क्या आ जाता है, सूजन। मेनिनजाइटिस में मेनिनजीज में यानी तीनों झिल्लियों में क्या आ जाएगा, सूजन। यह वायरस हवा के संक्रमण के माध्यम से जब मस्तिष्क में प्रवेश करता है तो मस्तिष्क की तीनों झिल्लियों में सूजन ला देता है, यानी मेनिनजीज में सूजन आना क्या कहलाएगा, मेनिनजाइटिस। और मेनिनजाइटिस बहुत खतरनाक बीमारी है, इसमें व्यक्ति का कोमा में चला जाएगा, मेमोरी लॉस्ट कर जाएगा, हाई फीवर रहेगा, हेडेक बहुत अधिक रहेगा। 90% केस में रिकवरी नहीं हो पाता है, समझ में आया, रिकवरी 90% केस में नहीं हो पाता है, मरना निश्चित हो जाता है। तो मेनिनजाइटिस रोग किस वायरस से, इंटेरोवायरस से। क्लियर है। आगे लिखा हुआ है ह्यूमन मेल ब्रेन का अगर भार देखा जाए, वेट देखा जाए तो 1400 ग्राम, और फीमेल्स में देखा जाए तो 1350 ग्राम, मतलब 50 ग्राम बुद्धि, हाँ वजन कम है, बुद्धि ज्यादा है। यूज ज्यादा करने तो बुद्धि घट गया है। यूज ज्यादा करे तो बुद्धि बढ़ेगा ना जी, कैसे नहीं बढ़ेगा, हाँ नहीं बढ़ेगा। ओ आगे लिखा हुआ है कि इंस्ट्रूमेंट का नाम ईईजी, ई का मतलब इलेक्ट्रो, फिर ई का मतलब इंसेफेलो, फिर जी का मतलब ग्राफ, ठीक है। ईसीजी लिखा हुआ रहा ना, इसका मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये किस चीज के लिए होता है, हार्ट के लिए, ठीक है। और ईईजी लिखा हुआ रहे तो ब्रेन के लिए, समझ गए। तो ईईजी इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ मशीन का उपयोग ब्रेन के डायग्नोसिस में किया जाता है। आई बात समझ में।
चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, लिखिएगा, कौन लिखना है अब, कहाँ इसके बाद कुछ लिखे हैं उसमें लिखने, बट इसमें क्या लिखेगा, इसमें क्या लिखोगे, चलो क्या लिखना है, लिखिएगा मानव, लिखिएगा मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। पहला लिखिएगा अग्र मस्तिष्क, ब्रैकेट में फोर ब्रेन, साइंटिफिक नेम प्रोजेन सेफेलॉन। दूसरा मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, साइंटिफिक नेम मेजेन सेफेलॉन। और तीसरा पश्च मस्तिष्क, इसको क्या बोलेंगे, हिंड ब्रेन। सेफेलॉन, रोहेम सेफेलॉन। हो गया। तो ब्रेन के कितने पार्ट, 3, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। सेफेलॉन वर्ड क्यों रिपीट हो रहा है, क्योंकि ब्रेन का स्टडी क्या कहलाता है, इंसेफोलॉजी, ठीक है, इसीलिए सेफेलॉन वर्ड बार बार आया। प्रोजेन मतलब अग्र मस्तिष्क, मेजेन मतलब मिड ब्रेन और रोहेम मतलब हिंड ब्रेन। बुझा गया। पहला हेडिंग क्या बनाओगे, फोर ब्रेन। पहला हेडिंग बनाना फोर ब्रेन। संभवतः कल एक एमसीक्यू लेंगे 50 नंबर का टेस्ट, ह्यूमन फिजियोलॉजी से, जो 4 चैप्टर पढ़े हैं ना, उससे 50 एमसीक्यू क्वेश्चन का टेस्ट कल होगा, पढ़ के आइएगा। पचास में मेरे टेस्ट में 49 भी नहीं लाना है, 50 में लगभग क्वेश्चन कॉपी से ही रहेगा, घटना चक्र कॉपी पढ़े रहिएगा तो बन जाएगा सब क्वेश्चन। क्लियर। चलो हेडिंग बना लो, फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। इसमें डैश देकर के लिखना, इसके 2 भाग हैं, इसके 2 भाग हैं। पहला, इसके 2 भाग हैं। पहला लिखिएगा सेरिब्रम, पहला लिखिएगा सेरिब्रम, हिंदी में भी कहा जाता है सेरिब्रम, सेरिब्रम। अशुद्ध हिंदी में जाओगे तो प्रम मस्तिष्क कहा जाता है, उतना जरूरत है नहीं, उतना पढ़ोगे तो ब्रेन किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। प्रम मस्तिष्क शुद्ध हिंदी में कहते हैं, या फिर सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम। हाँ, सेरिब्रम में लिखिएगा यह ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है, जो आईक्यू, बुद्धिमत्ता, चतुराई, समझदारी, बातचीत, सोचना, प्रेम, घृणा इत्यादि का केंद्र है, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन
विच इज द साइट ऑफ IQ, इंटेलिजेंस, क्लेवरनेस, स्पीकिंग, थिंकिंग, लव, हार्ट, एक्सेट्रा। तो ब्रेन का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम, ठीक है। किस किस चीज का केंद्र है? तो IQ का केंद्र है, बुद्धिमानी का केंद्र है, समझदारी, चतुराई, बातचीत, सोचना उचना सब किससे होता है? अभी हम लोग एक्टिव फॉर्म में हैं, ब्रेन के किस पार्ट के कारण एक्टिव है? सेरिब्रम के कारण एक्टिव है, ठीक है। अभी काम कर रहे हैं किससे कर रहे हैं? सेरिब्रम से। देखो इन दोनों में डिफरेंस आप कर पा रहे हो? एक होता है ब्रेन और एक होता है माइंड। दोनों सेम है कि अलग अलग है? दिमाग में पूरा आ जाएगा माने तो दिमाग को ब्रेन न कहते हैं? बोलो, एक है या दोनों अलग अलग है? अलग अलग है। क्या है दोनों का मतलब? दोनों है आप लोगों के पास? एगो रूम पर होगा, एगो यहाँ होगा। अच्छा, यहाँ पर क्या है और यहाँ पर क्या नहीं है, आपको ही बताओ। दोनों यहीं पर है। बीच बीच में कौन भाग जा रहा है? माइंड भाग रहा है ना। हाँ, इसका मतलब क्या कह सकते हैं? ये सॉफ्टवेयर है, कह सकते हैं। और ये क्या है? हार्डवेयर है। तो ब्रेन का मतलब क्या होता है? मस्तिष्क। और माइंड का मतलब क्या होता है? मन। माइंड मतलब मन। कभी उदास होते हो तो क्या कहते हो? मन नहीं लग रहा है, या कहते हो दिमाग नहीं लग रहा है? दिमाग नहीं लग रहा है कहते हो। उदास होते हो तो क्या कहते हो? मन नहीं लग रहा है। दिमाग उदास है कि कहते हो कि मन उदास है? मन उदास है, मन इस मन में कोनो वायरस घुस गया तो मन क्या हो जाता है? उदास हो जाता है। तो सॉफ्टवेयर में ना वायरस घुसेगा, हार्डवेयर में थोड़ी घुस जाएगा। अब जैसे ब्रेन का 3 पार्ट होता है, इस मन का भी 3 पार्ट है। खैर सिलेबस का नहीं है लेकिन जानना चाहिए। एक होता है चेतन मन, इसको कहते हैं कॉन्शस माइंड। क्या कहते हैं? कॉन्शस माइंड। दूसरा क्या होता है? अवचेतन। ये सब साइकोलॉजी और फिलोसफी में पढ़ना है, ठीक है। अवचेतन, अवचेतन को क्या कहते हैं? सब कॉन्शस माइंड। और तीसरा क्या है? अति चेतन। क्या है? अति चेतन, इसको कहते हैं सुपर कॉन्शस माइंड। जैसे ब्रेन 4 मिड और हिंड में है, मन भी चेतन, अवचेतन, सुपर चेतन, यानी सुपर कॉन्शस माइंड। तो यहां पर जो है, अभी हम लोग किस मन से बैठे हुए हैं? अभी ब्रेन के किस पार्ट से काम कर रहे हैं? चेतन। ये कब काम करता है? जब आप नींद में होते हैं। सो जाते हो तो किस मन से सोते हो? अवचेतन से। सपना देखते हो तो किस मन से देखते हो? अवचेतन से। इसीलिए उठने के बाद सपना याद नहीं रहता। सॉफ्टवेयर पलट गया तो कहां से याद रहेगा? सोते हो तो हाँ, अलग अलग होता है ना कंप्यूटर में। विंडोज 10, विंडोज 9, विंडोज 8। मान लो जगे हुए हो तो विंडोज 9 है, सो गए तो विंडोज 10 है। अब फिर उठे तो 9 के साथ उठे, तो 10 वाला थोड़ी याद रहेगा। तो अभी इसमें पूछा जाए सबसे कमजोर मन कौन सा है, तो क्या कहोगे? सबसे कमजोर मन कौन सा है? चेतन। और सबसे ज्यादा मजबूत मन कौन सा है? अति चेतन, सुपर कॉन्शस। अब बीच वाला जो है ये इससे मजबूत है, इससे कमजोर है। समझ में आ रहा है? चेतन से मजबूत है और अति चेतन से कमजोर है। एक बहुत अच्छी किताब है, पढ़िए कभी मौका मिले तो, विंग्स ऑफ फायर। पढ़े हो? ये किताब पढ़े हो? नोवेल है, विंग्स ऑफ फायर। पढ़े हो? हाँ, APJ अब्दुल कलाम की जीवनी है, अग्नि की उड़ान, ठीक है। इस किताब में उन्होंने किस मन के पावर के बारे में लिखा है? नींद नहीं, अवचेतन मन। किसके पावर के बारे में लिखा है? अवचेतन मन की शक्तियां, उसके बारे में लिखा है। बहुत शानदार किताब है। एक बार पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, 10 बार पढ़ने पर वो किताब समझ में आना शुरू होता है। शुरू में पढ़िएगा तो बोरिंग लगेगा, लेकिन जब समझ में आएगा तो बहुत ज्यादा मजा भी आएगा। अभी आप लोग देखे होंगे वेब सीरीज 12th फेल, देखे हैं? तो बहुत लोग तो 12th फेल देखने के बाद से विंग्स ऑफ फायर पढ़ा। मनोज जो रहते हैं उसमें, उनके पास पैसे नहीं होते हैं वो किताब खरीदने के लिए। उस मूवी में दिखाया है ना कि वो किताब खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, तो उनका जो मित्र थी वो खरीद करके किताब उनको गिफ्ट करती हैं। कौन सा किताब होता है? अग्नि का उड़ान, विंग्स ऑफ फायर। नहीं देखे वो मूवी? नहीं देखो तो नोवेल भी है उसका, पढ़िएगा तो मिल जाएगा। समझ गए? तो विंग्स ऑफ फायर वो किताब है, डॉक्टर कलाम की जीवनी है, बहुत शानदार किताब है। इसमें अवचेतन मन के शक्ति के बारे में लिखे हैं। बोले हैं कि कलाम साहब एक बात अपने कोर्स में हमेशा कहते थे, जो काम करना है उसको दिन भर सोचते रहो बस। जैसे घरों में लोग सुनता हो, आप लोग भी सुने होंगे कि मरते समय जो राम नाम ले लिया वो मुक्त हो जाता है। घर में लोग तो जो इंसान मर रहा है उसके मुंह से श्री राम का नाम निकल गया तो वो क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है, मतलब वो स्वर्ग में चला जाता है।
तो कितना आसान है, जीवन भर कुकर्म करो, मरते समय राम बोल दो फटाक से, क्या। लेकिन उस समय मरते समय जुबान पे नाम आ ही नहीं सकता है। उस समय जो मन होता है ना, मन और चित्त, मन जो होता है वो इतने जगह पर उलझा हुआ रहेगा कि वो नाम कोई बोलेगा भी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप बोलो। कलाम साहब उसका एग्जाम्पल उस किताब में दिए हैं और बोले हैं कि जो काम करना है उसको दिन भर क्या करते रहो, सोचते रहो। और सोचते रहोगे ना तो नींद में भी रहोगे तो वो चीज तुमको याद आता रहेगा। अब जैसे हमको याद है कि हम लोग 12th में जब +2 में अपना थे, 11th 12th में, तो उस समय जब क्वेश्चन वगैरह बनाते थे ना, तो क्वेश्चन फिजिक्स बनाना है चाहे केमिस्ट्री बनाना है, रिकॉर्ड रहता था कि टीचर के पास वही क्वेश्चन ले जाते थे जिस क्वेश्चन को कम से कम 20 बार प्रयास कर लिए बनाने का, नहीं बना। अब कभी भी टीचर के पास ले जाते थे तो क्वेश्चन किताब में नहीं ले जाना पड़ता था, क्वेश्चन याद होता था। अब एच सी वर्मा का सोचो, बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स, रेक्सने हेलिडे का बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स, वो ऐसे ही याद रहता था, जाकर टीचर के सामने सर ये न्यूमेरिकल था, ये क्वेश्चन फंसा है। इतना बस कई बार ऐसा होता था कि नींद में सोए हुए हैं और दिख रहा है कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्वेश्चन पर काम नींद में भी हो रहा है। किसी काम को आप दिन भर किए हो, रात में सोओगे ना तो वो चीज आपका मन आपको क्या करता है, दिखाता है ना। तो कलाम साहब वही बोले, जो करना है उसको इतना बार सोचो कि वो तुम्हारे अवचेतन मन का हिस्सा बन जाए। और अवचेतन मन का जब ये वो हिस्सा बन गया तो आपके शरीर से आपका अवचेतन मन उस काम को करा लेगा। ये बहुत पावरफुल माइंड है, केवल बार बार सोचते रहने से वो आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाएगा। जितना सारा, जैसे कई लोग कहते हैं कि नहीं पढ़ पाते, नींद आता है, आलस आता है, प्रयास करते हैं नहीं हो पाता है, पढ़ जाते हैं भूल जाते हैं, ये सब किसका प्रॉब्लम है, अवचेतन मन के बारे में। वो डेटा कहाँ फिट बैठा हुआ है, अवचेतन मन में। कंफर्ट से बाहर कौन नहीं निकलने देता है, अवचेतन मन के अंदर बैठा हुआ इंफॉर्मेशन। तो निगेटिव इंफॉर्मेशन बैठा हुआ है, इसमें पॉजिटिव इंफॉर्मेशन बैठा तो काम बन जाएगा। और ये तो खैर बहुत पावरफुल ब्रेन है, अति चेतन मन जो है वो बहुत पावरफुल माइंड का पार्ट है। ये सभी का एक्टिव नहीं होता है, कुछ सिलेक्टेड लोग ही धरती पर हुए हैं जिनका ये मन सक्रिय हुआ है। जैसे स्वामी विवेकानंद, नाम सुने उनका? स्वामी विवेकानंद का नाम नहीं सुने? उनके जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, युवा दिवस, यूथ डे। कब मनाया जाता है, 12 जनवरी। उनके बारे में पढ़ेगा तो शिकागो का एक नोवेलिस्ट हुआ, रोमा रोला नाम था उसका, शिकागो का था। तो रोमा रोला, उनके बारे में उनका जीवनी लिखा है। सबसे ज्यादा बेस्ट सेलिंग बुक जो है विवेकानंद के जीवनी का रोमा रोला का है। उसमें रोमा रोला ने लिखा है कि विवेकानंद के ब्रेन में इतनी ताकत थी। एक बार क्या हुआ कि उनके साथ जो भारत से गया था उनका सहयोगी, वो रोज रात में किताब लेकर के आता था और विवेकानंद रात में किताब पढ़ते थे और किताब पढ़ के अगले दिन जाकर के वो लाइब्रेरी में रिटर्न कर देता था। उनका जो शिष्य था वो अगले दिन ले जाकर के रिटर्न कर देता। तो लाइब्रेरियन एक लड़की थी, उसको संदेह हुआ कि मोटा मोटा किताब लेकर के जाता है और अगले दिन सुबह दे जाता है। शाम में ले गया, सुबह दे गया। कोई इंसान रात भर भी बैठ करके पढ़े तो इस किताब को नहीं। पूछी कि किसके लिए ये किताब ले जाते हो, तो बोला विवेकानंद जी के लिए ले जाते हैं। तो समय विवेकानंद पूरे पश्चिम में फेमस हो गए थे, वर्ल्ड रिलीजन ऑफ पार्लियामेंट में जब उनका स्पीच हुआ था, और वो भी टॉपिक क्या था, जीरो। उसके बाद पूरे वर्ल्ड में वो क्या थे, पूरे पश्चिम में वो फेमस थे। तो कहा कि विवेकानंद रात भर में कैसे पढ़ सकते हैं, सोते नहीं है क्या? और नहीं भी सोए तो रात भर में तो नहीं पढ़ सकते हैं। फिर से बोला हमको नहीं पता। तो बोली कि हम उनका एक इंटरव्यू लेना चाहते हैं। सोची कि इंटरव्यू में उनका हम ओरिजिनलिटी दिखा देंगे कि ऐसे ही किताब रिटर्न कर देते हैं। आकर के वो बताया विवेकानंद को, कहेंगे ठीक है बुला लो, प्रेस वालों को भी बुला लो, उसको भी बुला लो, इंटरव्यू होगा। तो जो मीडिया का कॉन्फ्रेंस होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें सब प्रेस वाला आया, विवेकानंद बैठे, वो लाइब्रेरियन बैठी। और विवेकानंद ने कहा कि जितना किताब हम ले गए हैं, लाइब्रेरी में तो सब डेटा रहता है ना, जो किताब आप ले गए नाम पर आपका चढ़ा हुआ रहता है। बोला कि सब किताब लेकर के आओ। किताब आया, लाइब्रेरियन 3 घंटा तक विवेकानंद का इंटरव्यू लेती रही। वो किताब का नाम बताती थी, चैप्टर बताती थी, और उस चैप्टर में क्या कंटेंट लिखा हुआ है विवेकानंद बता देते थे। तो रोमा रोला ने उस जीवनी में जिक्र किया है कि स्वामी विवेकानंद का मन इतना पावरफुल था कि 400 पेज के किताब को वो 30 मिनट में पढ़ जाते थे। ठीक है, 400 पन्नों की किताब को। अभी तक सबसे ज्यादा दुनिया का बुद्धिमान इंसान किसे कहा जाता है? अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है ना। आइंस्टीन जब मरा तो उनके ब्रेन को निकाल करके डॉक्टर लोगों ने चेक किया कि ये इतना ज्यादा बुद्धिमान कैसे थे। तो क्या पाया कि आइंस्टीन का ये जो सेरिब्रम है ना, उस सेरिब्रम में 10 लोब बने हुए हैं, 10 खंडों में उनका सेरिब्रम विभाजित है। तो क्या कहा वैज्ञानिकों ने कि आइंस्टीन ने अपने ब्रेन का कितना यूज किया? 10%। सोचो, दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान 10% यूज किया। हम लोगों का अगर चेक किया जाए तो 2%। हाँ, किसका?
आधा दिमाग था ही नहीं, कुछ पार्ट मिस थे, हाँ पार्ट सब थे, मिस उस नहीं था। वो ऐसे ही मिथ अलग अलग जगह आता है, ब्रेन का पार्ट मिस हो जाएगा तो दूसरे बीमारी से ग्रसित हो जाएगा इंसान। ठीक है, तो ब्रेन के सेरिब्रम 10 पार्ट में बटा हुआ था, तो क्या कहा कि 10% उन्होंने अपने ब्रेन का यूज किया। तो आइंस्टीन का चेक हो गया तब ना पता चला, विवेकानंद जी का चेक हुआ रहता तब आइंस्टीन के ऊपर के चीज थे। दुनिया पूरा क्या कहता है, मास नेवर बी चेंज, ये नहीं कहता है मास चेंज नहीं होता। आइंस्टीन क्या कहते हैं, मास भी चेंज होता है। अब सोचो आइंस्टीन का थ्योरी बराबर mc² क्या बताता है कि एनर्जी के द्वारा हम मास को भी चेंज कर सकते हैं। खैर उस पर अभी रिसर्च का विषय है, आज तक कोई समझ नहीं पाया उस थ्योरी को ढंग से, समझ में आ रहा है। तो विवेकानंद 400 पन्नों की किताब को आधा घंटा में पढ़ते थे। हम लोग का एनसीईआरटी कितना पेज का है, स्पेक्ट्रम कितने पेजेस का है, 900 पेजेस का है। विवेकानंद जी के लिए कितना देर का मामला था 1.5 घंटे का, और हम लोगों के लिए कितना दिन का मामला है, 1 साल 4-5 गो बीपीएससी, 1 साल नहीं, 67वीं 68वीं 69वीं 70वीं 71वीं, फिर भी खत्म नहीं हुआ या याद नहीं हुआ। वो 1.5 घंटा उनके लिए मामला था बस, समझ रहे हो। और वो भी पढ़ करके एक बार पढ़ते थे, वो सारा कंटेंट उनको याद रहता था, इतने ज्यादा जीनियस थे। ऐसे ऐसे लोग, डॉक्टर BR अम्बेडकर, उनको पढ़िए मिलेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद जी के सामने पूरा संविधान कहा था किसने, BR अम्बेडकर जी ने। संविधान लिखाने के बाद क्या हो गया, चोरी हो गया, भुला गया, जल गया, पता नहीं क्या हुआ। दोबारा संविधान लिखना था तो मदद किसने किया उसमें, राजेंद्र प्रसाद जी ने। राजेंद्र प्रसाद जी बताते रहे, संविधान लिखाता चला गया, जितना सुने थे सब उनको याद था, इतना ज्यादा जीनियस थे। ठीक है, जब पढ़ने बैठते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो एक बार ऐसा उनके बारे में मिलता है कहानियों में, पता नहीं कितना सही है गलत है, कि उनके दरवाजे से बारात चला गया, वो अपने रूम में बैठ के पढ़ रहे थे, जब 10वीं का उनका बोर्ड था। बारात दरवाजे से चला गया, वो बैठ कर क्या कर रहे थे, रूम में पढ़ रहे थे। तो वो बाराती कहीं छूट उठ गया था, वो आगे पूछा कि यहाँ से बारात गया है क्या, ये बोले ना बारात नहीं गया है अब बाराती कहा कि अब नहीं गया है बारात, मान लिया इनके बात को सही बोला, चला गया वापस अपने घर। बाद में पता चला कि बारात गया था, आगे बड़ी झगड़ा किया, तुम्हारे चलते हम बारात में छूट गए थे। बोले हमको पता ही नहीं चला। सोचो कॉन्सेंट्रेशन कितना था, बारात में कितना शोर शराबा होता है, वो बैठ के पढ़े तो उनको पता नहीं चला बारात गया है। उन इकलौता वैसा व्यक्ति हुआ है ना जिनके कॉपी को चेक करने के लिए ब्रिटेन भेजा गया था। भारत में जब उनका इंग्लिश का 10वीं बोर्ड का जब उनका इंग्लिश का कॉपी चेक हो रहा था, तो 100 में 100 नंबर निकल रहा था, एक भी नंबर कट नहीं रहा था। किसी अंग्रेज का नंबर 100 नहीं है, भारत का गुलाम का लड़का का नंबर 100 नंबर है, तो कैसे अंग्रेज देते, पच नहीं रहा था। तो कॉपी दूरबीन लगा लगा चेक कर रहा था उनका कि कहीं से कोई एरर निकले, पूरा मेहनत कर रहा था कॉपी पर, कोई गलती नहीं निकल रहा था। फिर वो कॉपी गया जो महारानी थी उसके पास, ब्रिटेन गया कॉपी, महारानी बोली कि लाओ कॉपी हम देखते हैं, हम चेक करते हैं। वो दूरबीन लगा के चेक की, तो एक जगह फुल स्टॉप नहीं था, पूरे इंग्लिश के कॉपी में एक जगह फुल स्टॉप नहीं था, और फुल स्टॉप था, कई बार होता है वहां गड्ढा बन गया था, कलम चला नहीं था जैसे आप लिखते हो ना, कहीं फुल स्टॉप मारे पेन नहीं चला, गड्ढा बन गया, तो वहां पर वैसा ही था, वहां पर 1 नंबर उनके कॉपी का काटा गया। 8 क्वेश्चन परीक्षा में जब आता था, लिखा रहता था परीक्षार्थी की नहीं 5 प्रश्नों के उत्तर यथासंभव अपने शब्दों में लिखा रहता है ना, तो वो 8 प्रश्न बना देते थे और नीचे नोट में लिखते थे परीक्षक कोई 5 प्रश्न अपने मन से चेक कर ले। अब सोचो इतने ज्यादा नहीं है, ठीक है। हम लोग 8 क्वेश्चन आता था, हम लोग क्या कहते हैं 6 गो तो आउट ऑफ सिलेबस है सर, 2 गो सिलेबस का वो भी नहीं आता है, 8 क्वेश्चन लिख देते थे। पढ़ने बैठते थे तो BBC खा के बैठते थे, बुद्धिवर्धक चूर्ण, BBC जो होता था। एक अंग्रेज पूछा कि तुम इतने जीनियस हो कैसे, तो बोले कि बुद्धिवर्धक चूर्ण खा, उस दिन मैथ का पेपर था, कहे बुद्धिवर्धक चूर्ण खाते इसी से जीनियस है। बोला कि हमको भी खिलाओ, तो थोड़ा सा बना के खैनी के उसको दे दिए, वो खाया, खा के बेहोश हो गया, उसका मैथ का पेपर भी छूट गया, अगले दिन बहुत टेंशन में था वो। तो ऐसे ऐसे जीनियस लोग हुए हैं जिनका अति चेतन मन क्या था, सुपर कॉन्शियस माइंड शक्तिशाली था। विवेकानंद ने जब शरीर छोड़ा था तो ध्यान में बैठे, मेडिटेशन में, और मेडिटेशन में बैठे और शरीर से प्राण को अलग कर दिया। रोमावरोला ने उस किताब में लिखा है कि यहाँ का उनका जो ब्रेन था ना, शरीर छोड़ने के बाद फटा हुआ था, ध्यान में बैठे और प्राण को शरीर से अलग कर दिए। अब सोचो योग में कितना पावर था उनके, इतना उनका अति चेतन मन शक्ति। तो ये मन का तो सबसे शक्तिशाली आयाम जो है, डायमेंशन, वो है अति चेतन मन। हम लोग इस 2 से काम कर ले अगर, तो बहुत काम बन जाएगा। हम लोग अगर चेक किया जाए ब्रेन कितना % है, तो आइंस्टीन तो 10% निकाल के चला गया, हम लोग -2%,
-1%, किसी का लिखा आएगा अनयूज्ड, ठीक है, यूज नहीं किया। तो जितना भी खुराफात वाला काम है, सोचना, समझदारी, ठीक है, आईक्यू, इंटेलिजेंस कोसेंट, देखो आईक्यू और मेमोरी, आईक्यू और मेमोरी जो है ना, वो दोनों दो अलग अलग चीजें हैं जिसका केंद्र सेरिब्रम ही है। आईक्यू का मतलब क्या होता है, आप कितना दूर तक सोच सकते हैं, और मेमोरी का क्या मतलब है, आप कितना याद रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि जिसका आईक्यू बढ़िया है उसका मेमोरी भी बढ़िया हो। आइंस्टीन का आईक्यू क्या था, बहुत शानदार था ना जी, एनर्जी के सहारे समय से बाहर निकल जाना, परिकल्पना थी उनकी कि एनर्जी के सहारे क्या करेंगे, समय से बाहर निकल जाएंगे। अब समय से बाहर निकल जाने का मतलब कोई व्यक्ति बूढ़ा नहीं होगा, कोई व्यक्ति मरेगा नहीं। कुछ दिन पहले एनर्जी वाला आप लोगों ने एक न्यूज में देखा होगा कि एक जहाज जो था वो कई साल पहले, लगभग 52 या 53 साल पहले ना, फ्लाइट उड़ान भरा था और वो टाइम जोन से क्या हो गया, बाहर निकल गया। 50 साल पहले उड़ान भरा, टाइम जोन से क्या हो गया, बाहर निकल गया। उसके बाद वो प्लेन कभी लैंडे नहीं किया। और कुछ दिन बाद, मतलब रिसेंटली 5-6 साल पहले वो सडनली लैंड किया, और लैंड करके पायलट से पूछा कि हम कहाँ उतरे हैं और कौन सा साल अभी चल रहा है, तो बताया कि ये साल ये चल रहा है, इस साल चल रहा है। तो बोला कि हम 50-52 साल बाद धरती पर आ रहे हैं। वो फ्लाइट लैंड किया और लैंड करने के बाद वापस फिर से उड़ गया और पता नहीं चला कि वो फिर वापस गया कहाँ। माने टाइम पीरियड से क्या हो गया, बाहर निकल गया। मतलब जो दुनिया हम लोग देख रहे हैं इसके बाहर की दुनिया में वो चला गया। नहीं देखे हो ये न्यूज, नहीं देखो तुम लोग, नहीं देखे होंगे तो उस पर सर्च करिएगा। जो है एक न्यूज है बीबीसी न्यूज, बीबीसी न्यूज जो है ना, वो यूट्यूब पर जाकर के सर्च करिएगा उस प्लेन का, उसका नाम एग्जैक्ट हम भूल रहे हैं, उसको देखिएगा, उसमें बहुत कुछ समझने के लिए मिलेगा। बीबीसी का न्यूज है, उसमें दिया गया था। लैंड किया कितना, 50 साल टाइम। अब 50 साल उड़ रहा है, कहाँ था, उसमें जितने लोग थे सब कंकाल बने हुए थे, शरीर किसी का नहीं था। उसमें जब जा करके देखा गया ना, फ्यूल चेक करने के लिए जब गए तो चेक किया गया तो उसमें केवल लोगों का क्या था, कंकाल था, शरीर में कंकाल था, कोई जिंदा था नहीं। पायलट के चेंबर में देखा गया तो पायलट भी क्या था, कंकाल बना हुआ था। लैंड किया, पता नहीं कैसे लैंड किया, उसके बाद वापस भाग कैसा हो गया, भूत चला रहा था उस लैंड। वही तो है, वही तो समझ में किसी को नहीं आया। जब तक ये समझ में आता वापस उड़ गया प्लेन। साइंटिफिक है, हम मिथ कहानी वाला बात नहीं कर रहे। बीबीसी इसका पूरा कवरेज किया था, समझ गए। तो आइंस्टीन का इसी पर रिसर्च चल रहा था। अब सोचो कितना ज्यादा उनका आईक्यू शार्प था एल्बर्ट आइंस्टीन का, कहां तक सोच रहे थे, जहां तक कोई सोच नहीं सकता वहां वो सोच रहे हैं। लेकिन उसी आइंस्टीन का ये जो मेमोरी है ना, ये मेमोरी बहुत ज्यादा क्या था, कमजोर था। अपने ही रिसर्च को जब वो बताने जाते थे ना, तो किताब में लिख के ले जाते थे, कॉपी में लिख के ले जाते थे। स्टूडेंट को अपना ही रिसर्च पढ़ पढ़ करके सुनाते थे, उनको याद ही नहीं रहता था कि हमने रिसर्च क्या किया है। तो जरूरी नहीं कि जिसका आईक्यू अच्छा हो उसका मेमोरी अच्छा हो, दोनों अलग अलग चीज है। और इन दोनों का केंद्र कौन है, सेरिब्रम। तो सेरिब्रम ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है जो आईक्यू, मेमोरी, बुद्धिमत्ता, समझदारी, बातचीत, सोचना, प्रेम, घृणा, इन सब का क्या है, केंद्र है। ठीक है, तो चलो बायोलॉजी में आज इतना ही रहेगा। 10 मिनट बाद केमिस्ट्री फिर शुरू करते हैं, 5 मिनट 10 मिनट बाद फिर केमिस्ट्री शुरू करते हैं।